आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे 1707 से 1947 के बीच में जो घटनाएँ हुई थी उससे संबंधित व्यक्ति, उसके ईयर्स कौन-कौन किस ईयर में क्या घटना हुआ था, ठीक है? और उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण मुख्य और तथ्य जो हैं और उससे रिलेटेड जो डिटेल्ड होंगे वो देखेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी और इस घटना के साथ ही जो केंद्रीय मुगल सत्ता थी वो कमज़ोर हुआ और उत्तरकालीन मुगल काल की शुरुआत हुई। फिर प्रांतीय जो शक्तियाँ थी जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध 1757 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ देकर के अंग्रेजों की जीत को पक्का किया और इसी के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बक्सर का युद्ध 1764 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय था इसमें। अंग्रेजों ने जो बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी यानी उनको राजस्व अधिकार दे दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ था और ये जो उस समय गवर्नर जनरल था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी और जो जमींदार थे उनको भूमि का अस्थायी मालिक घोषित कर दिया गया और राजस्व की जो दर थी हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। फिर सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो 1798 ये लॉर्ड विलेजली लेकर के आया था। इसका जो बेसिक पर्पस था कि जो भारतीय रियासत हैं उनको जो ब्रिटिश कंट्रोल है उनको उनके नियंत्रण में लाने की थे। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य बना था वो 1798 में हैदराबाद का निजाम, इसके बाद 1799 में मैसूर और तंजौर बने थे। 1853 में प्रथम रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। भारत की पहली यात्री जो ट्रेन थी वो चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे जो 34 किलोमीटर की दूरी को कवर किया था। इसी साल कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन भी शुरू किया गया था और आधुनिक डाक प्रणाली की भी नींव रखी गई थी। फिर 1856 में व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या था कि बिना जैविक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार विहीन जो राज्य थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का इसका नीति था। इसके तहत इसने 1848 में सतारा को मिलाया, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को हड़प लिया और अवध जो था उसको कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में भी उसको अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1857 की महान क्रांति शुरू होती है जिसमें मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर ये सब का काफी रोल था और उस समय लॉर्ड कैनिंग था। बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के विरोध से शुरू होकर ये भारत के का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो थे दिल्ली में, झांसी, कानपुर और बिहार में था। नेतृत्व यदि पूछा जाए तो दिल्ली में बहादुर शाह, झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब और बिहार में कुंवर सिंह। फिर आता है 1858 को भारतीय सरकार अधिनियम 1858। इस समय महारानी विक्टोरिया थी और जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था सीधे ब्रिटिश के क्राउन के हाथ में चले गए। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, ठीक है, और एक किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो बॉम्बे के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहाँ पे 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इस
के प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था उस समय। ठीक है। बंगाल का विभाजन और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ शुरू हुआ था 1905 में। उस समय एक जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था। इसमें बेसिकली क्या था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का जो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को बांट दिया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें विदेशी जो वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और खादी को बढ़ावा दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक थे आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह। ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश में, वहां पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों की राजनीतिक जो अधिकार थे उनकी रक्षा करना। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। उस समय अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में विचारधारा के मतभेद के कारण पार्टी दो भाग में बंट गई। एक थे नरम दल, दूसरा था गरम दल। फिर 1909 में मोर्लेमेंटो सुधार आया, 1909 का अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई और यहीं पर सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। ब्रिटिश राजा जो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और यहीं पर जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार और राजधानी का परिवर्तन हुआ था और उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। भारत की जो राजधानी थी इसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में और ये जो स्थानांतरित की गई 1912 में स्थानांतरित किया। लखनऊ समझौता और होम रूल के आंदोलन शुरुआत 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली हुआ था कि यहाँ पर जो कांग्रेस के नरम और गरम दल अलग हो गए थे सूरत विभाजन में, उनको यहाँ पे एक किया गया, एकजुट किया गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बीच में यहाँ पे समझौता हुआ। तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन के लिए बेसिकली होम रूल आंदोलन शुरू किया। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था और वहां पर तीन कठिया जो पद्धति लागू की गई थी उसके खिलाफ ही आंदोलन किया गया। फिर 1919 का रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ यहाँ पे। इसमें जनरल डायर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट ऐसा था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है जिसको काला कानून भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही जो शांतिपूर्ण भीड़ थी वहां पर अमृतसर के एक जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहला देशव्यापी जन आंदोलन शुरू किया था। इसमें सरकारी उपाधियों, स्कूलों और विदेशी कपड़ों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ। चौरी चौरा बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो था वहां पर जो प्रदर्शनकारी घुसाए हुए थे उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दिया था जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे दुखी होकर के गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा किया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया। कांग्रेस के भीतर जो परिषदों के चुनाव में भाग लेने और सरकार के काम में बाधा डालने के उद्देश्य से इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 और 28 में 27 में बना था और 28 में भारत आगमन हुआ था। ठीक है, उस समय उसका अध्यक्ष था जॉन साइमन के द्वारा किया गया।
1919 के सुधारों की जांच के लिए गठित ये 7 सदस्यीय आयोग था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका काफी यहाँ पे विरोध किया गया और उसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। बेसिकली यहाँ पे उन पे काफी और लाठी चार्ज किया गया। फिर लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया और ये मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च शुरू हुआ और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड इरविन था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक के दांडी मार्च चला था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 24 दिनों की यात्रा कर नामक कानून तोड़ा था। इसी के साथ ही देश भर में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें इस समय लॉर्ड इरविन था। आंदोलन को रोकने के लिए और कांग्रेस को लंदन गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए समझौता हुआ था। गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये जो मुद्दे पर जो वार्ता थी वो विफल। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें ये समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। येरवदा जो जेल है पुणे में, वहां पे गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ, जिसमें लॉर्ड विलिंगटन था और यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट्स की स्थापना की गई। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और पाकिस्तान की मांग शुरू हुई और इस मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया और उसमें जो गवर्नर जनरल था वो लिखितो था। लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान राज्य की मांग प्रस्ताव पारित किया। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन का हेड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और नारा दिया, करो या मरो। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसके जो मेंबर थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। भारत को सत्ता सौंपने और संविधान सभा के गठन के लिए 3 सदस्यीय ब्रिटिश मिशन भारत आया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ और अंतरिम सरकार का गठन किया। 1947 में माउंटबेटन योजना आया। 3 जून योजना, इसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। अनुच्छेद जो वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देखेंगे यहाँ पे। अनुच्छेद हो गया, इसका विवरण, फिर यहाँ पे अनुच्छेद और उसके विवरण। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संबंधित है नागरिकता से। अनुच्छेद 14 ये संबंधित है कानून के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 17 यह है अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अनुच्छेद 18 ये है आपका उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 क ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खदानों में रोजगार का निषेध करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय बताता है। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कहते हैं। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये बताता है। अनुच्छेद 148 कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये बताता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 क पंचायतों का संविधान। अनुच्छेद 266 समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की संसद की जो शक्ति है उससे संबंधित। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो सक्रिय बेसिकली क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो होते क्या है कि वे ज्वालामुखी जिनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है और वर्तमान में लावा या गैस निकल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। यहाँ पे ज्वालामुखी का नाम दिया हुआ किस देश में है और उसे क्या संबंधित आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मोना लोआ ये अमेरिका में है और ये अमेरिका का हवाई द्वीप में है। ये हवाई का ढाल ज्वालामुखी जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जो है ये इटली में स्थित है और लिपारी द्वीप में है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। माउंट एटना ये इटली में है, सिसिली में, और यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है और यह विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार भारत में है। यह भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया जावा में है और इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय और विनाशकारी ज्वालामुखी माना जाता है। किलाउ किलाउ ये अमेरिका के हवाई द्वीप में है और इसे वर्तमान समय में विश्व का सबसे निरंतर ज्वालामुखी माना जाता है। ओजोस डेल सलाडो ये आपके चिली अर्जेंटीना में है और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका में है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेयन ये फिलीपींस में है और यह लगभग पूर्ण शंक्वाकार आकार के विश्व की प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम लोग विश्व के जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, डोरमेंट वोल्केनो जो वो देखेंगे। बेसिकली ये होते क्या है कि वे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों से शांत रहते हैं लेकिन कभी भी अचानक विस्फोट हो सकता है इनमें। माउंट फुजी ये जापान में है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसे पवित्र माना जाता है।
माउंट वेसुवियस, ये इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में। इतिहास में से विनाशकारी विस्फोट जैसे पोम्पई शहर का दफन के होने के लिए प्रसिद्ध है। क्रकटोवा, ये आपको इंडोनेशिया में, सुंडा जल डमरू मध्य में। 1883 में इसमें अब तक का सबसे भयंकर आधुनिक विस्फोट दर्ज किया गया था। फिर नारकोंडम, ये भारत के अंडमान निकोबार में भारत का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी। शांत जो ज्वालामुखी है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के बारे में। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। ये है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है, और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ, ये आपका अर्जेंटीना चिली में है, एंडीज पर्वतमाला में। ये विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा, ये म्यांमार बर्मा में है। यह भारत के पड़ोसी म्यांमार देश का प्रसिद्ध प्रमुख मृत ज्वालामुखी पर्वत है। देवबंद और कोह ए सुल्तान, ये ईरान में है और मध्य पूर्व एशिया के प्रमुख शांत ज्वालामुखी में से। प्रशांत महासागर का अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्टोनिक्स है, विवर्तनिक प्लेटें का प्रमुख सीमा क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ भी एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई। यहाँ पर हम लोग गवर्नर जनरल और उनसे रिलेटेड जो काम है वो कार्य देखेंगे। फर्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इसको बनाया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में 1774 में किया गया। इसी के टाइम पर रोहिला युद्ध हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के टाइम पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था 1786 से 1793, इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, प्रशासनिक सुधार, उच्च वेतन वाली सिविल सेवा और पुलिस एवं न्याय व्यवस्था सुधार किया। लॉर्ड वेलेस्ली, इसने सहायक संधि लेकर आया था। चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और दूसरा मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका जो टाइम कार्यकाल था 1813 से 1823, इसमें आंग्ल नेपाली जो युद्ध हुआ, सुगौली की संधि हुई, तीसरा मराठा युद्ध हुआ। चार्टर एक्ट 1813 के आया 13 का इसी के टाइम पे आया, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार इसी के समाप्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, इसी के समय पे 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, समाप्त किया गया, ठगों का दमन किया गया। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई इसमें, ठीक है। मैकाले का चार्टर एक्ट 1833 बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि थी। लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 1856 था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लेकर आया। दूसरा सिख युद्ध हुआ, पंजाब का विलय हुआ, रेल, टेलीग्राफ, डाक प्रणाली की शुरुआत है। इसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच हुआ और शिक्षा सुधार हुआ। लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, 1858 के बाद पहला वायसराय बना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसी के टाइम पे हुआ। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना इसी समय पे हुई थी। लॉर्ड मेयो, इसी के समय में 1871 में पहला जनगणना किया गया। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। मेयो कॉलेज जो राजपूतों के लिए बनाया गया और इसका अंडमान में हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड लिटर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेकर के आया था। आर्म्स एक्ट 1878 में लेकर आया था। 1877 में दिल्ली दरबार हुआ और महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य भारत के साम्राज्य घोषित किया और दूसरा अफगान युद्ध दूसरे समय हुआ। लॉर्ड रिपन, ये स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था 1882 में। हंटर कमीशन शिक्षा के लिए लाया था 1882 में और एल्बर्ट विल विवाद भी 1883 में इसी समय हुआ था। लॉर्ड डफरेन, के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905 में इसी ने किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लेकर आया। पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, मॉडल मिंटो सुधार 1909 में लेकर आया और अलग निर्वाचन में लेकर आया मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए।
लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इसने जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली लेकर आया था, घोषणा हुआ था 1911 में, लेकर आया 1912 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, और इसी के समय में दिल्ली दरबार आयोजन 1911 में किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 का। इसी के टाइम पे रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। लॉर्ड इरविन, इसी के टाइम पे साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ था, और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 के समय में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा। प्रांतीय चुनाव 1937 के इसी के समय में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के इसी समय पे हुआ था। लॉर्ड वेवेल, इसके समय पे वेवेल योजना है, और शिमला सम्मेलन 1945 का हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत का अंतिम वायसराय था। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं। अभिलेख का नाम दिया हुआ है, कौन किसके शासक के संबंधित था, और किस वंश का था, कहाँ पर है वर्तमान राज्य में, किस भाषा में लिखे गया था, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो। हाथी गुफा अभिलेख है, इसका जो शासक थे उस कलिंग राजा खारवेल थे, और ये चेदी वंश के थे, और वर्तमान से जो राजा उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। प्राकृत जो मतलब जो भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, और लिपि ब्राह्मी लिपि में। यह एक तिथि रहित अभिलेख है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी में मिलता है। खारवेल के जीवन के 13 वर्षों का क्रमबद्ध इतिहास इसमें दिखाया गया है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है, इसके जो शासक थे उस समय रुद्रदामन थे, जो शक वंश के थे, और गिरनार जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और चंपू शैली था इसका। संस्कृत भारत भाषा का सबसे बड़ा और शुद्ध अभिलेख है। सुदर्शन झील के इतिहास और इसके जीर्णोद्धार की कहानी यहाँ पे मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं यहाँ। फिर नासिक अभिलेख जो है यहाँ पे, उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी के थे, सातवाहन वंश के। नासिक गुफाएं महाराष्ट्र में। प्राकृत जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, और लिपि ब्राह्मी लिपि। इसे सातकर्णी की माता गौतमी वल्लरी ने उत्कीर्ण करवाया था, और इसमें सातकर्णी के सैनिक विजयों और उन्हें अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। फिर प्रयाग स्तंभ लेक या इलाहाबाद प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। गुप्त वंश के थे। प्रयागराज किला उत्तर प्रदेश में। भाषा जो लिखा गया था संस्कृत भाषा, लिपि थी ब्राह्मी लिपि। इसके रचनाकार दरबारी कवि हरिसेन थे, और इसमें समुद्रगुप्त के जो विजयी थे और नीतियों के बारे में वर्णन किया गया था। इस स्तंभ पर अशोक, जहांगीर और बीरबल के अभिलेख हैं। फिर एहोल अभिलेख जो है आपका, उस समय जो पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश के थे उनके समय पे किया गया। ये बगल अब बागलकोट जिला कर्नाटका में स्थित है। भाषा संस्कृत भाषा में लिखी गई था, और दक्षिण इस पे जो ब्राह्मी लिपि था। इसके रचनाकार थे कवि थे रवि कीर्ति के द्वारा। पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हराने का इसमें ये साक्ष्य है, और इसमें महाकवि जो कालिदास और भारवी का भी उल्लेख किया गया है। मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्धन के समय पे हुआ था, औलिकर वंश के थे। मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार वत्सवटी थे। इसमें हुर शासक मिहिर को हराने का दावा किया गया था। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया था। ग्वालियर अभिलेख, ये जो प्रतिहार नरेश भोज थे, मिहिर भोज, उसके बारे में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली और राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया। नागभट्ट प्रथम द्वारा अरबर आक्रमणियों जो मलेच्छ को रोकने का वर्णन किया गया। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख के स्कंदगुप्त के समय जो गुप्त वंश था, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, और जूनागढ़ वो गुजरात में संस्कृत भाषा में लिखा गया। भीतरी जो लेख है, इसमें स्कंदगुप्त द्वारा बर्बर हुणों के आक्रमण को विफल करने का प्रथम साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। और जूनागढ़ जो लेख है वहाँ पे सुदर्शन झील के पुनरुद्धार या मरम्मत की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा जो अभिलेख है यहाँ पर जो बंगाल शासक विजय सेन, जो सेन वंश से संबंधित थे,
राजशाही बांग्लादेश और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके रचनाकार प्रसिद्ध कवि उमापतिधर थे और इसमें विजय सेन के विजय और प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। संशोधन संख्या अमेंडमेंट संख्या फर्स्ट है यहाँ पे, किस वर्ष हुआ अमेंडमेंट हुआ था और क्या प्रावधान है और इससे रिलेटेड क्या महत्व है ये देखेंगे। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध किया गया था। 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार जो कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। फिर 7वां संशोधन ये आया 1956 में। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। 24वां संशोधन ये 1971 में हुआ। इसमें संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई थी। राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर 25वां संशोधन आया 1971 में। इसमें जो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और नीति निर्देशक जो तत्व है डीपीएसपी आर्टिकल 39 बी को मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल 14 और 15 पर प्राथमिकता दी गई थी। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें पूर्व रियासतियों के जो राजाओं के प्रीवी पर्स था और विशेषाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 36वां संशोधन 1975 में आया। इसमें भारत का पूर्ण 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। ठीक है। फिर 42वां संशोधन जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये 1976 में आया। इसमें जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के पर जो मौलिक कर्तव्य हैं 4A में अनुच्छेद 51 को इसमें जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। बाद में इसको चेंज कर दिया गया। और जो समवर्ती सूची में राज्य सूची से शिक्षा वन और वन्य जीव संरक्षण को इसमें ट्रांसफर किया गया। 44वां संशोधन 1978 में आया। इसमें क्या जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर में। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द को बदल करके सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिवेलियन किया गया। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। 52वां संशोधन जो है बेसिकली 1985 में आया। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून पेश किया गया, जिसको संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 61वां संशोधन 61वां जो संशोधन है इसमें 1989 में हुआ था। इसमें जो मतदान करने की वोटिंग करने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 326 में इसके लिए संशोधन किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली के लिए जो विधानसभा के लिए 70 सदस्यीय और मंत्रिपरिषद 7 सदस्य का प्रदान किया गया। 73वां संशोधन 1992 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 9 और 11वीं अनुसूची जिसमें अंतर्गत 19 विषयों को जोड़ा गया। तो पंचायती राज को 9 में रखा गया और अनुसूची में 11वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A में रखा गया और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय जोड़े गए। 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 21A में इसको रखा गया।
अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की विषय वस्तु बदल ली गई और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 91वां संशोधन 2003 में हुआ। इसमें मंत्री परिषद का जो आकार था, लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है और छोटे राज्यों में ये संख्या 12 तक हो सकती है। 151 जो जो 101वां संशोधन है 2016 में आया। इसमें जीएसटी को लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर। इसके लिए अनुच्छेद 246 है, 269 है और 279 ए जीएसटी काउंसिल जोड़ेगा। 103वां जो संशोधन 2019 में हुआ, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ेगा। 104वां संशोधन जो है आपका 2020 में लाया गया। इसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एवं एसटी समुदाय के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और ये जो आरक्षण है 25 जनवरी 2030 तक के लागू रहेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो नामित सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके लिए संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है 334 में संशोधन किया गया। 105वां संशोधन 2021 में हुआ। इसमें राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की अपनी खुद सूची तैयार करने के शक्ति को फिर से बहाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले के फैसले के बाद राज्य की इस शक्ति पर भ्रम पैदा हो गया था कि जिसे इस संशोधन द्वारा साफ किया गया। फिर 106वां संशोधन हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, 2023 में हुआ है। इसमें बेसिकली कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटों आरक्षित करने की बात मतलब ऐतिहासिक प्रावधान रखा किया गया। इसमें 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 330 ए लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण, 332 ए राज्य विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण और 239 ए डबल ए में नया दिल्ली विधानसभा के लिए किया गया। लागू होने की शर्त रखी गई कि यह जो आरक्षण है अगली जनगणना सेंसस होने के बाद जो परिसीमन के लागू होने के बाद किया जाएगा और यह आरक्षण शुरुआत 15 वर्ष के लिए वैध रहेगा। बाद में से कानून बढ़ा सकते हैं, कानून बना करके संसद कानून बना करके इसको बढ़ा सकते हैं। प्रमुख धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से यहाँ पे देखते हैं। आंदोलन क्या था, स्थापना वर्ष क्या था, संस्थापक कौन थे, कहाँ पर ये केंद्रित था और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व था, वो देखेंगे। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना कलकत्ता बंगाल में किया गया। इसमें जो इसका उद्देश्य था, उसको एक ईश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की पूजा का दार्शनिक प्रचार किया गया। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिगत कट्टरता का इसने पुरजोर विरोध किया। फिर ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, कलकत्ता में भी इसका स्थापना हुआ। इनके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का वैधानिक अंत किया गया। बहु विवाह और बाल विवाह का विरोध किया गया और जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। फिर आता है धर्म सभा 1830 में। इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की, कलकत्ता में इसका स्थान। एक बेसिकली रूढ़िवादी संस्था थी जिसने ब्रह्म समाज के सुधारों का विरोध किया। इसने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सती प्रथा निषेध कानून का विरोध किया था। फिर तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना, इसकी भी स्थापना कलकत्ता में की गई। इससे राजा राम मोहन के विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया और उपनिषदों के जो तार्किक ज्ञान थे और भारतीय अतीत के गौरव का प्रचार किया। फिर परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1849 में दादोबा पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे महाराष्ट्र में किया गया। यह एक गुप्त सुधारवादी संस्था थी जो जाति बंधनों को तोड़ने के लिए काम करते थे। अंतरजातीय खान पान और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया था। सत्यशोधक समाज, ये जो सत्यशोधक समाज है,
इसकी स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इन्होंने शूद्रों, अछूतों और महिलाओं का सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। पुरोहित वर्ग के धार्मिक और राष्ट्रीय शोषण के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई। फिर आर्य समाज 1875 में, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे मुंबई में किया गया। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और मूर्ति पूजा का खंडन किया, अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया और डीएवी शिक्षा आंदोलन का शुरुआत की। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की और उनके जो कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा किया गया। इसका स्थापना बेसिकली न्यूयॉर्क में किया गया, लेकिन 1882 में इसका केंद्र अड्यार मद्रास में बना। इन्होंने हिंदू, बौद्ध, फारसी जैसे प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रयास किया। एनी बेसेंट ने भारत में महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए इसका नेतृत्व किया। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया। उसकी भी स्थापना कलकत्ता में हुई। केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह करने पर ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ। पूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर यह आधारित सामाजिक सुधार था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1884 में जी अगरकर, एम.जी. रानाडे और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसने भारतीय युवाओं के लिए सस्ती, आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा की व्यवस्था की गई और प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज जो पुणे में है स्थित है, उसकी स्थापना की गई। फिर रामकृष्ण मिशन 1897 में, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया, बेलूर पश्चिम बंगाल में। इसमें इसका उद्देश्य था मानवतावाद और सामाजिक सेवाओं को सर्वोपरि धार्मिक कर्तव्य घोषित किया। शिक्षा, चिकित्सा और अकाल बाढ़ सहायता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसमें देश सेवा के लिए समर्पित और चरित्रवान प्रचारकों को तैयार करने के लिए किया गया। पिछड़ों, अकाल पीड़ितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए भी काफी काम हुआ। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखें तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मसाई जो जनजाति है, ये आपके केन्या और तंजानिया में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में, और ये इनकी मुख्य विशेषता है पशुपालक होते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं, मोती कूदने या वाले नृत्य करते हैं। जुलू जो जनजाति है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति है। बुशमैन, ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और देश यदि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये शिकारी संग्राहक होते हैं और गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध होते हैं। पिग्मी, पिग्मी ये कांगो बेसिन जो है मध्य अफ्रीका में, वहाँ पे पाए जाते हैं, कम कद वाले होते हैं और शिकारी संग्राहक होते हैं। बर्बर, ये उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया में पाए जाते हैं। ठीक है। बेदुइन, ये अरब प्रायद्वीपीय और मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। कुर्द, कुर्द जो जनजाति हैं आपके इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की में पाए जाते हैं। मंगोल, मंगोल ये आपको मंगोलिया, चाइना में पाए जाते हैं और इनको ये चंगेज खां के वंशज माने जाते हैं, घुमंतु पशुपालक होते हैं। कजाक, ये कजाकिस्तान और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। एस्किमो, ये जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में पाए जाते हैं। याकूत, याकूत जो है आपके साइबेरिया, रूस में पाए जाते हैं। एबोरीजन, एबोरीजन ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। माओरी जो जनजाति है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। शामोन, ये सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर वहाँ पाए जाते हैं। रेड इंडियन अमेरिका, कनाडा में पाई जाती है। एजटेक, ये मैक्सिको में पाई जाती हैं। माया, ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरस में पाई जाती हैं। इंका, ये पेरू, दक्षिण अमेरिका, इंडीज में पाए जाते हैं। केचुआ, ये पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर में पाई जाती है। अयमारा, ये जनजाति बोलिविया और पेरू में पाई जाती हैं और यानोमामी, ये अमेजन बेसिन, ब्राजील और वेनेजुएला में पाई जाते हैं। मानव ग्रंथि और उससे रिलेटेड जो हार्मोन है, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए होता है, इसे हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
वैसोप्रेसिन ये जल का पुनरावेशन के लिए होता है। एडीएच की कमी से बार बार पेशाब आना या पोलियोयूरिया होता है। ऑक्सीटोसिन ये प्रसव पीड़ा और दूध स्राव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। फिर थायराइड ग्रंथि के बारे में, तो इससे जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन निकलता है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म या चयापचय के लिए काफी यूजफुल है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम को कम करता है। इसके निर्माण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज या जड़ वानमनता होता है। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पे रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। यह थायराइड के ठीक पीछे स्थित 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं। कैल्सिटोनिन और पीटीएच एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अग्नाशय, पैंक्रियाज, ये इससे इंसुलिन यानी बीटा कोशिका और ग्लूकागोन अल्फा कोशिका होती है। इंसुलिन जो ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागोन जो होता है ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन एक जो अग्नाशय है, एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का। ग्लूकागोन इंसुलिन में जस्ता जिंक पाई जाती है और इंसुलिन की जो खोज किया था उसे बेंटिंग और वेस्ट ने इसका खोज किया था। एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स निकलता है। एड्रेनालिन क्या संकटकालीन परिस्थितियों के लिए है और कॉर्टिसोल तनाव और रक्तचाप नियंत्रण करने के लिए। इसको 3F ग्रंथि भी कहा जाता है एड्रेनालिन को, जैसे कि फ्लाइट एंड फाइट। और 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल या किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह स्थित होता है। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड होता है, इससे मेलाटोनिन निकलता है और ये जैविक घड़ी होता है। इसे शरीर की तीसरी आंख या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। यह अंधेरे में अधिक सक्रिय होता है और नींद लाने में मदद करता है। मेलाटोनिन थाइमस ग्रंथि जो है आपके थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वता होता है। यह छाती के बीच या हृदय के पास स्थित होती है। बुढ़ापे में यह पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसमें बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। किडनी, गुर्दा, एरिथ्रोपाइटिन और रेनिन यहाँ से निकलता है। ये आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। रेनिन जो है रास प्रणाली द्वारा शरीर में सोडियम और पानी का संतुलन बनाए रखता है। प्रदूषण देखते हैं। प्रदूषण और उससे रिलेटेड मुख्य जो रसायन हैं जो यहाँ पे है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से जो केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। पीएम 2.5 और पार्टिकुलर जो मैटर होता है M10 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो इनका ये सारी चीज़ों का वायु प्रदूषण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलता अधूरा दहन होता है और इससे जो इसका प्रभाव पड़ता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, सिर दर्द और मृत्यु तक भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली इसके कारण अम्लीय वर्षा होता है, श्वसन रोग होता है, जीवाश्म ईंधन और थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड वाहन उद्योगों से निकलता है और इसके कारण भी अम्लीय वर्षा होती है, अस्थमा और स्मॉग होता है। ओजोन 3 जो है ओजोन जो है प्रदूषक गैसों का रासायनिक अभिक्रिया आंखों में जलन, फेफड़े पर असर भी पड़ता है। पीएम 2.5 एंड पीएम 10 जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये वाहन, धूल और उद्योगों से निकलता है। इसके कारण कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े जैसे रोग होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है और ये ओजोन परत के क्षरण में डिप्लीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर बात करें यहाँ पे जल प्रदूषण से, तो यहाँ पर मरकरी का पीबी, लेड, आर्सेनिक, नाइट्रेट्स और डिटर्जेंट पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने में। मरकरी जो होता है औद्योगिक अपशिष्ट से निकलता है। इसके कारण जो रोग होता है मिनामाटा रोग और स्नायु तंत्र क्षति होता है। जो लेड है, पीबी है, ये बैटरी और औद्योगिक अपशिष्ट से निकलता है। इसके कारण जो मस्तिष्क क्षति होती है और बच्चों में विकास रुकावट होता है। आर्सेनिक है, इसमें भूजल से निकलता है औद्योगिक रसायन से, इसमें इसके कारण आर्सेनिकोसिस और त्वचा और कैंसर रोग हो सकता है। नाइट्रेट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उर्वरक और सीवेज में होता है। इसके कारण जो रोग होता है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है और इसको कहा जाता है मैथेमोग्लोबिनेमिया भी इसको कहा जाता है।
डिटर्जेंट और पेस्टिसाइड्स, ये घरेलू और कृषि अपशिष्ट से निकलते हैं, इसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है या जल जनित रोग होते हैं। फिर मृदा प्रदूषण में जैसे कि डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स के कारण ये होता है, और डीडीटी पेस्टिसाइड्स का बेसिकली इनका जो स्रोत है कृषि रसायन है, इससे क्या होता है भूमि की उर्वरता घटती है, भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। हेवी मेटल्स औद्योगिक अपशिष्ट से निकलते हैं, इसके कारण कैंसर, मिट्टी प्रदूषण और भूजल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण या रासायनिक बल्कि ध्वनि तरंगे ऐसे होते हैं, वाहन, मशीन और पटाखे से निकलते हैं, इसके कारण बहरेपन का खतरा और मानसिक तनाव होता है। और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन देखें तो ये आपके जो यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम मुख्य रसायन होता है, और इसका जो स्रोत है परमाणु संयंत्र और रेडियोधर्मी कचरा है। इसी कारण कैंसर, अनुवांशिक रोग, पर्यावरण संतुलन असंतुलन जैसी चीजें होती हैं।